हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब मुझे जान ही रहे हैं, पहचान ही रहे हैं कि मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेकर आता हूं और उस सोशियोलॉजी की क्लास में खासकर प्रश्नोत्तरी लेकर आता हूँ। जो पूर्व एग्जामों यानी कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते थे या आने की जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं परीक्षाएं, उसमें आने की संभावनाएं रहती थी, उन्हीं प्रश्नोत्तरों को लेकर आता था जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर होते थे। ठीक है। और आज मैं आप सभी के बेहद मांगों पर कुछ हमारे फ्रेंड्स अर्थात कुछ छात्र छात्राएँ हमारी जो दीदी बहनी हैं या भैया भाभी लोग हैं, जो भी हैं, सभी का मांग था कि सर आप एक क्लास अगस्त काम्त महोदय पे करा दीजिए, क्योंकि अगस्त काम्त महोदय काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं और बाकी जो और इम्पोर्टेंट थिंकर हैं उन पे भी क्लास करा दीजिए। क्योंकि आप जो है अभी तक प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं तो थिंकर पे करा देते तो ठीक था, क्योंकि कुछ जो इसमें से यूजी पीजी या असिस्टेंट प्रोफेसर और इसकी तैयारी करते हैं, क्या कहते हैं आपका यूपीएससी पीपीएससी, जिसमें लिखने की रहती है इसका थ्योरेटिकल क्लास। तो ने कहा ठीक है, लेके आते हैं, करा देते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आप सभी के बीच अगस्त काम्त महोदय को लेकर आया हूँ। तो ये आप लोग जो है क्लास शुरू करने से पहले कापी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाइए। और बाकी तो पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ आपको प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नोट करते जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सब जो है क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस क्लास को लाइक कर देते हैं तो आपकी एक लाइक हमारी ताकत है, शेयर करते हैं तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सकेगा। और क्लास के अंत में जो है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए, क्योंकि मैं उस आप सभी की प्रतिक्रिया को, आप सभी के कमेंट को देखता हूँ और उसी अनुसार आपका क्लास लेकर आता हूँ। ये आप सभी को भली बात परिचित होंगे जो हमारी क्लास को कर रहे हैं बराबर। और ये जो अगस्त काम्टे महोदय हैं, इनको आप जान ही रहे हैं क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं जो है। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। आइए इनके बारे में देखते हैं। वैसे आप सभी में से जो भी छात्र छात्राएँ तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी जीआईसी जीडीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस एनबीएस, किसी भी ऐसी परीक्षा का जिसमें सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों ना आप यूजी पीजी ही अगर कर रहे हैं तो वहाँ से भी ये थिंकर हैं और काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि इस क्लास को अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी लाभ होगा इसका परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में। तो आइए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये आप देखिए पहचान ही गए होंगे, ये आपके कौन हैं, ये आपके अगस्त काम्टे महोदय हैं। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने नेट से इस पिक को लिया है, आप नेट से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आप इसलिए ले लिया ताकि आप इनको जान जाएँ, पहचान जाएँ कि अगस्त काम्टे महोदय कौन है, कैसे दिखते थे। ठीक है, तो ये फ़ोटो मैंने नेट से लिया है अगस्त काम्टे महोदय की। और अगस्त काम्टे महोदय का ये देखते हैं पूरा इनका क्या है, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अब ठीक है, इतना मेरे ख्याल से इतना ठीक है आप सभी के लिए। तो ये देखिए आपका जो क्लास है, ये थोड़ा सा शुरुआत में फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, टाइम लगता क्योंकि सेट करने में है ना क्लास को, और एक बार सेट हो जाएगा तो आपकी क्लास चलती रहेगी। देखिए मेरे ख्याल से ये हो गया। आइए देखते हैं आपका एक क्लास। सबसे पहले तो ये देख अगस्त काम्टे महोदय हैं आप। ठीक है, इनका पूरा नाम आपको पता है, अगस्त काम्टे महोदय का पूरा नाम जो है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकोइस जेवियर काउंट, ये पूरा नाम इनका है। अगस्त काम्टे महोदय का ध्यान दीजिएगा। और इनका जन्म देख ही रहे हैं आप, जन्म 19 जनवरी 1798 और मृत्यु 5 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। हालांकि अब जो परीक्षाएं होती है इसमें जन्म मृत्यु स्थान ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी जानकारी तो होनी चाहिए क्योंकि एक थिंकर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका परिचय। सबसे पहले इनका परिचय क्या है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अगस्त काम्ट का जन्म फ्रांस के दक्षिण में मॉन्टेपेलियर शहर में 19 जनवरी 1798 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये देखिए, फ्रांस के दक्षिण मॉन्टेपेलियर शहर में, ठीक है। 19 जनवरी 1798 को हुआ था, आप देखिए। और मृत्यु इनका 5 सितंबर 1857 को, यानी कि 59 वर्ष की उम्र में हो गया था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। क्योंकि आप को ये पता है कि जो है अगस्त काम्ट महोदय एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम मैंने अभी बता ही दिया आपको, इसिडोर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर काम्ट है। काम्ट की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ पे हुई थी? नगर मॉन्टपेलियर में हुई थी। ये आप ध्यान दीजिएगा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मॉन्टपेलियर में हुई थी। उसके बाद जो इनकी शिक्षा हुई थी वो पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में हुई थी। अगस्त काम्ट के जो पिता थे, इनके पिता के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा आप लोग। अगस्त काम्ट के जो पिता थे वो राजस्व कर विभाग में एक साधारण पद पर अधिकारी थे और एक कट्टर जो है राजभक्त के रूप में वो जाने जाते थे। इनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी भी नहीं थी तो बहुत ख़राब भी नहीं थी, एक सामान्य कोटि के ये व्यक्ति थे। और इनके पिता जो है कैथोलिक कट्टर जो है धर्म अवलंबी थे, यानी कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, आप कहते हैं। बचपन में जब पिताजी भी तो ये कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, तो अगस्त काम्ट महोदय भी रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो बचपन में भी काम्ट कैथोलिक धर्म के ही अनुयायी थे, ठीक है। तो काम्ट जो है बचपन से ही एक मेधावी, प्रतिभावान और प्रखर बौद्धिक छात्र होने के कारण एक पुरस्कार प्राप्त होने लगे। ये बचपन से ही जो है बहुत बौद्धिक और होनहार छात्र से आपके ये काम्ट महोदय, ठीक है। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत होनहार और बौद्धिक छात्र थे आपके। इस कारण इनको अनेक पुरस्कार वगैरह प्राप्त हुआ था और धीरे धीरे कैथोलिक धर्म के जो है कट्टर आचरणों का विरोध करना आरंभ कर दिया। कौन? ये जो है आपके अगस्त काम्ट महोदय जो थे कैथोलिक धर्म का बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब जान ही रहे हैं आप, जब शिक्षा बढ़ती है, आदमी इंसान पढ़ता लिखता है, उसका ज्ञान का विस्तार होता है, तो बुरी जो समाज में बुराई होती है, व्याप्त होती है, उसको कहीं ना कहीं नकारने लगता है, उसका विरोध करने लगता है। कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, कुछ लोग केवल जो है उसको नकारने लगते हैं, विरोध तो नहीं करते हैं लेकिन उसको नहीं मानते हैं। तो अगस्त काम्ट एक जो है बौद्धिक और प्रतिभावान छात्र थे, तो ये लोग ये उसको नकारने ही नहीं है, उसका विरोध भी करते थे, उसकी प्रतिक्रिया भी देते थे कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आगे प्रखर बौद्धिक क्षमता थी, जिस कारण ये देखिए तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक सत्ता में अधिक विश्वास नहीं था इनका। मैंने कहा ना भाई, ये 14 वर्ष की आयु में सामाजिक पुनर्निर्माण के विषय में चिंतन आरंभ कर दिया और 16 वर्ष की उम्र में काम्ट गणित कुछ ऐसे सारगर्भित व्याख्यान दिए जिससे इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। काम्ट बहुत कम उम्र में ही अपने निर्भीक और स्वतंत्र विचार के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया अपने आप को। ये जो है जब 14 वर्ष की उम्र में ही थे तो ये समाज और देश और राष्ट्र के बारे में सोचने लगे थे। और आपके अगस्त काम्ट महोदय 16 वर्ष की उम्र में, क्योंकि प्रतिभावान छात्र थे ही, होनहार बुद्धिमान, 16 वर्ष की उम्र में ही, यानी इतनी कम उम्र में ही ये गणित विषय पे जो है एक व्याख्यान दिए। उस व्याख्यान से जो है इतने लोकप्रिय हुए और तेज़ी से इनका नाम बढ़ने लगा, क्योंकि एक होनहार छात्र होने के नाते भाई ज्ञान का तो इनके पास अथाह भंडार था जो है। और निर्भीक और स्वतंत्र रूप से ये समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सोचने लगे, देखने लगे। और काम्ट जो है अपने अध्ययन के दौरान ही जो आपके फ्रांसीसी विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपके एक जो फ्रांसीसी विचारक थे, इनका नाम था जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, से काफ़ी प्रभावित थे। इनको नोट कर लीजिएगा कि जो है अगस्त काम्ट महोदय अपने शुरुआत के दौरान किससे अधिक प्रभावित हुए, तो ये नाम आप नोट करके रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन से काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में हुई तो आप जान ही रहे हैं, सेंट साइमन महोदय से भी साथ रहे, काफ़ी जुड़े, अभी आगे मिलेगा आपको। और प्रभावित हुए आधुनिक सुकरात मानते थे। किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये आधुनिक सुकरात मानते थे। ये भी नोट करके रखिएगा आप लोग कि अगस्त काम्ट महोदय पूछा जा सकता है किसको आधुनिक सुकरात मानते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय को ये आधुनिक सुकरात मानते थे। 20 वर्ष की उम्र में उस समय के एक प्रमुख विचारक और दार्शनिक सेंट साइमन थे। जब काम्ट महोदय 20 वर्ष के थे, ये देखिए, तो उसी समय एक दार्शनिक और विचारक थे जिनका नाम था आपका सेंट साइमन।
ये सेंट साइमन महोदय, इसको नोट करिए। संपर्क में आए और उनकी घनिष्ठता जो है यानी 1800 सन 1818 से 1824 तक रही। मतलब ये सेंट साइमन महोदय से सन 1800 से लेके 1824 तक यानी कि 6 साल तक इनसे जुड़े रहे। और आगे क्या है देखिए, ये जो आपके सेंट साइमन हैं के निजी सचिव भी रहे। अगस्त काम्ट महोदय सेंट साइमन के ये देखिए निजी सचिव भी रहे। ठीक है, 6 साल के इस दौरान में ये सेंट साइमन महोदय के निजी सचिव भी रहे। अगस्त काम्ट ने अपने विवाह जो है, इनका जो विवाह हुआ था अगस्त काम्ट महोदय का सन 1835 में हुआ था। ये नोट करके रखिए 1835 में। किससे हुआ था? ये कोरोलिन मैसिन नामक जो महिला थी उनसे हुआ था इनका विवाह। ठीक है, महिला कहिए या लड़की कहिए, जो भी कहिए आप लोग। तो हालांकि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा और 1842 में इनका तलाक हो गया। किसका? अगस्त काम्ट महोदय का जो विवाह हुआ था, ये इनका जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। 1842 में इनका तलाक हो गया। और क्या है कि जब अगस्त काम्ट महोदय की विवाह हुआ तो ये जिनकी वाइफ थी यानी पत्नी थी कोरोलिन मैसिन, इनसे इनकी पटती नहीं थी। इसके कारण ये है कि ये महिला जो थी काफ़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, झगड़ा करा करती थी, तो इनका पटती नहीं थी, तो इनकी बनी नहीं कुल मिला के अगस्त काम्ट महोदय की। तो इन्होंने सन 1842 में उसको तलाक दे दिया। और तलाक के बाद जो है सन 1844 में, ये देखिए नोट के, सन 1844 में अगस्त काम्ट महोदय एक चिंताशील महिला, कौन? क्लोटाइल डी वाक्स, ये क्लोटाइल डी वाक्स नाम के संपर्क में आए और इनकी इस महिला के साथ अच्छी मित्रता यानी कि अच्छी दोस्ती हो गई और काम्ट स्त्रियों के सच्चे प्रशंसक बन गए। ये देखिए सच्चे प्रशंसक बन गए। इसके पहले क्या था, इनकी जो वाइफ थी काफ़ी झगड़ालू थी, ये थी, तो स्त्रियों के प्रति इनकी भावना जो थी कि स्त्रियाँ यानी महिलाएं अच्छी नहीं होती, वो इसी तरह होती हैं झगड़ालू। लेकिन जब ये क्लोटाइल डी वाक्स नामक महिला के संपर्क में आए, उससे फ्रेंडशिप हुई इनकी, तो इनको लगा कि महिलाएं अच्छी भी होती हैं और जो है महिलाओं की फिर ये तारीफ़ करने लगे। महिलाओं के बारे में इनके नज़रिया बदल गया है। ठीक है, तो सन 1846 में इनके जो है बहुत दिन ये इनका समय भी इस महिला के साथ नहीं व्यतीत हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। सन 1846 में ये जो क्लोटाइल डी वाक्स महिला थी इसकी मृत्यु हो गई और काम्ट का सुखद जीवन खत्म हो गया। यानी कि इनका सुखद जीवन जो था वो कुछ ही दिन के लिए था, अधिक दिन नहीं था। और समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट, अब जाने समाजशास्त्र के जो है जनक है अगस्त काम्ट महोदय, सन 1857 में कैंसर बीमारी से पीड़ित हो गए। ये आपके अगस्त काम्ट महोदय थे। सन 1857 में एक कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित हो जाने के कारण 5 सितंबर 1857 को दुनिया से अलविदा हो गए और अपने विचारों को अमर कर गए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो इनके विचार थे ये बौद्धिक तो एक थे ही, समाजशास्त्री, सोशोलॉजिस्ट यानी कि और दार्शनिक यानी कि फिलासफर तो थे ही। तो इन्होंने जो अपने कार्य किए तो इनके किए गए कार्य अमर हो गए इनके मृत्यु के साथ। तो ये देखिए, आइए देखते हैं इनके क्या कार्य रहे, कैसे रहे, इनका आगे की जीवन, इन्होंने समाज को क्या दिया आपके अगस्त काम्ट महोदय। आइए ये देखते हैं। ये देखिए इनकी कृतियाँ हैं, कृतियाँ माने बुक्स होता है। ठीक है, जो बुक्स वगैरह लिखे हैं, कृतियाँ लिखे हैं इन्होंने, वो है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृतियाँ यानी वर्क यानी बुक, इन्होंने जो काम किया अपने बुक को जो है बुक के रूप में उसको उल्लेखित किया। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि बुक्स से प्रश्न आपके अगस्त काम्ट महोदय से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपके देखिए अगस्त काम्ट का जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। आप तो देखिए ही अभी इनका जीवन उतार चढ़ाव भरा था ही, क्योंकि इनका जीवन कभी ज़्यादा बहुत सुखमय ज़िंदगी इनकी नहीं बीती थी। ठीक है, अपने जीवन में किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित रहें, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या पारिवारिक, आर्थिक, व्यक्तिगत जीवन के तहत होते हुए भी इन्होंने ऐसी कृतियाँ लिखी जो काफ़ी लोकप्रिय, यानी इनकी जो कृतियाँ थी शास्त्रीय यानी क्लासिकल मानी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी लोकप्रिय कृतियाँ जो है बुक्स हैं क्लासिकल, ये समाजशास्त्री माने जाते हैं। लोकप्रिय शास्त्रीय समाजशास्त्री या क्लासिकल शास्त्री माने जाते हैं आपके अगस्त काम्ट महोदय, ये आप नोट करके रखिएगा। तो इनका जीवन जो है व्यक्तिगत सुखमय इसलिए नहीं रहा क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी पिता के जाने के बाद, कारण क्योंकि ये कोई सर्विस जॉब वगैरह करते नहीं थे। बाद में ये लेक्चर वगैरह देने लगे तो उससे थोड़ी बहुत इनको इनकम हो जाती थी, उसी से इनका जीवन यापन
चल रहा था। ठीक है, तो इनकी जो बुक्स है आप लोग नोट करिएगा। ये पहली बुक जो लिखा है इन्होंने, देखिए क्या है पहली बुक इनकी, ये प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रेगुलाइजेशंस, ठीक है, रियो जनरेशन, ये लिखा है इन्होंने ऑफ सोसाइटी, सन 1822 में इसको इन्होंने लिखा है। ये प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द जो है रियो जनरेशन ऑफ सोसाइटी। अगली बुक इनकी जो है ये आप ध्यान दीजिए, अगली बुक इनकी ये नोट करके रखिएगा, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसको इन्होंने कब लिखा है, सन 1830 से 1842। ये सन भी आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि सन पूछा जाता है कि जब एग्जाम में बुकों का आता है मिलान के लिए तो सन भी पूछा जाता है, तो सन जरूर आप लोग नोट करके रखिएगा। अगली बुक्स इनकी जो है तीसरी नंबर की बुक्स ये है, आप नोट कर लीजिएगा कि द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1851 से 1854 के बीच इन्होंने इसको लिखा है। और अगली बुक इनकी ये देखिए है चौथी बुक, क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविस्ट, 1852 में इन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, और अगली बुक इनकी जो है आप इसको भी नोट करके रखिएगा, ये पांचवी बुक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, 1856। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये बार बार पूछी जाती है। आप जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में लिखा है इन्होंने, ये आप इसको जरूर नोट करके रखिएगा, काफ़ी बार बार पूछी जाती है। इनकी बुक्स जो हैं आप नोट करके जरूर रखिएगा, बराबर एग्जाम में हर परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी, प्रवक्ता, जो है कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, केबीएस, एनबीएस, हर जगह पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, इस राइटर्स इस बुक्स से, तो इसको नोट करके रखिएगा। ये जो पूरी टॉपिक आपका है ये मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहती हैं, इसको पूरा आप याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए क्या है अगस्त कामटे महोदय के आगे इनके बारे में देखिए। अगस्त कामटे के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा, यानी परिभाषा के बारे में इनके क्या विचार है, क्या थिंकर है, उसके बारे में देखिए। डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू अगस्त कामटे, है ना, ये है। तो आप देखिए क्या है, अगस्त काम्ट जो महोदय थे, अगस्त काम्ट ने प्रारंभ में समाजशास्त्र की परिभाषा दिया और कहा कि विज्ञान मनुष्य की सभी प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है कि विज्ञान मनुष्य की सभी प्रघटनाओं का अध्ययन करता है, तो ये अगस्त काम्ट महोदय ने कहा, इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। आप लोग ऐसा तो है नहीं, नए हैं, कंपटीशन तो एग्ज़ाम तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग यूजीसी, नेट, जेआरएफ का बार एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, दे भी चुके हैं। कुछ हमारे नए छात्र छात्राएँ होंगे, स्टूडेंट होंगे जो अभी आने वाले दिसंबर के एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो वो भी यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप अभी पीजीटी का एग्ज़ाम संभवतः होगा, तो वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार का पूछता ही है, तो आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर देखिए। ठीक है, आइए देखिए आगे क्या कहते हैं। मनुष्य में बुद्धि होती है और बुद्धि के कारण मनुष्य अनेकों कार्य करता है। ये भी बनता है, एक एक पॉइंट पे इनका जो है आपका प्रश्न बनता है। किसने कहा मनुष्य में बुद्धि होती है और बुद्धि के कारण मनुष्य अनेकों कार्य करता है ना। ये अगर काम तुम देखा, ये सब नोट करके रखिएगा आप लोग। घर का निर्माण करता, अपना परिवार बनाता, जात धर्म और समुदाय की रचना करके किसी ना किसी व्यवसाय को करते हुए राजनीति करता है। ये सारी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा, हर पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। ये सब व्यवहार उसकी बुद्धि एवं दिमाग की उपज है, किसकी, मनुष्य की। ये अगस्त काम्ट महोदय कहते हैं। पर जो है परिणामता जो है परिमाणता इन सबका परिणाम स्वरूप इन सबका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी ने, ये जो पॉजिटिव फिलॉसफी है इसको नोट करिएगा, इनकी जो है बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी में काम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम रखा है। आप लोग इसके बारे में जान ही रहे हैं कि समाजशास्त्र का नाम पहले जो है अगस्त काम्ट महोदय क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स, लेकिन जो है बाद में इसका नाम इन्होंने किसी कारणवश सोशियोलॉजी रखा भी है, जो है सन 1838 में। अभी इसके बारे में आगे आएगा तो चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे कि इन्होंने इसका नाम क्यों चेंज किया, सोशल फिजिक्स से क्यों सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र रखा। अभी आगे आएगा आगे टॉपिक, तो चर्चा करते हैं विस्तार से। तो वे कहते हैं सामाजिक भौतिकी यानी समाजशास्त्र से मेरा तात्पर्य, ये देखिए ये पॉइंट है यहाँ से है। वे कहते हैं कि सामाजिक भौतिकी यानी समाजशास्त्र से मेरा तात्पर्य उस विज्ञान से जो सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरह से
करते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राण शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अन्य विज्ञानों में किया जाता है। ठीक है, इनका कहना है आपके कामटे महोदय का कि ये समाजशास्त्र यानी सामाजिक भौतिकी का अध्ययन ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है आपके खगोल शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, प्राण शास्त्र में, भौतिक शास्त्र तथा अन्य विज्ञानों में किया जाता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र का किया जाता है। अपने आगे की बातें ये कहते हैं, व्याख्या देखिए। व्याख्या में कहा कि समाजशास्त्र जो है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्या कहते हैं ये अगस्त कामोदे? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, ये देखिए कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह विज्ञान सामाजिक प्रघटनाओं का सैद्धांतिक अमूर्तीकरण करता है। यह विज्ञान यह जानना चाहता है कि इस नियम के तहत यह समाज बंदरों की अवस्था से ऊपर उठकर एक सभ्य समाज तक पहुंच गया। ये कहते हैं अगस्त कामोदे कि ये जो समाजशास्त्र है यानी सामाजिक सोशल फिजिक्स इसका नाम रखा था इन्होंने, समाजशास्त्र ये जानना चाहता है आपका सोशियोलॉजी कि मनुष्य अगर विकास किया है, यहाँ तक पहुँचा है, यानी पहले बंदर था, उसके बाद आदिमानव हुआ, धीरे धीरे विकास करते करते आज जो है हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यानी कि आधुनिक मनुष्य के रूप में जो ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारी सोच की इतना यानी वैज्ञानिक सोच की इतना दिमाग का विकास कैसे हुआ, बुद्धिजीवी हो गए, तो इसके बारे में समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ये आपके अगस्त कामत महोदय की जो है अवधारणा है। और फिर आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। देखिए बौद्धिक संदर्भ, ये बौद्धिक संदर्भ के बारे में जो बता रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। बौद्धिक संदर्भ इसको नोट करके, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपका। ठीक है, ये बौद्धिक संदर्भ साहब जो है क्या है, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट इसको नोट करके रहिए। इसमें क्या कहते हैं आप देखिए आपके अगस्त कामत महोदय, इसमें कहते हैं आपके अगस्त कामत भी किसी शून्य काल में नहीं जन्मे, उनका भी अपना समय और एक युग का इतिहास था। सही बात है, शून्यकाल में कोई भी नहीं जन्मा, सभी का अपना जो है समय होता है। जो है कोई शांत काल के समय में जन्म लिया होगा, उस समय माहौल शांत रहा होगा। कोई जो है जब जन्म लिया होगा, कुछ ना कुछ समाज में उस समय घटनाएं होती रही होंगी, चाहे क्रांतियाँ होती रही होंगी, जो है चाहे है ना। तो वैसे भी आगे देखिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक है कि अगस्त कामत भी किसी शून्य काल में नहीं जन्मे, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। उनका भी अपना समय और एक युग का इतिहास का जो त्रासदी था जिसका प्रभाव कामत पर पड़ा, मतलब वो शांतिकाल के समय नहीं था जब अगस्त कामत महोदय का जन्म हुआ, त्रासदी का दे रहा था। इस चीज़ का प्रभाव अगस्त कामत महोदय पे बहुत अच्छे से पड़ा। जब कामत कार्यों और योगदान का अध्ययन किया जा रहा था तो तब यह पता चलता है कि कामत इतिहास की उपज अगस्त कामत समाजशास्त्र में शीर्ष स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्ञान का शाखा नामकरण इसलिए अगस्त कामत को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी कि इसका नाम जो है समाजशास्त्र का नाम का जो नाम पड़ा है, मैंने बताया ना कि सोशल फिजिक्स नाम रखा था, सामाजिक भौतिक शास्त्र से समाजशास्त्र रखा। इसका जो है ये योगदान आपका अगस्त कामत महोदय का ही रहा। इन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा। क्या कहा? समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा, तो अगस्त कामत महोदय कहा, आप नोट करके रखिएगा। जो है कामत का युग अव्यवस्था और क्या था, अराजकता का था उस समय। आगे देखिए क्या है, जब कामत का अगस्त कामत महोदय का जन्म हुआ तो उस समय की जो समय काल चल रहा था वो शांतिकाल नहीं था। उस समय जो है अव्यवस्था और जो है अराजकता का माहौल था, क्योंकि 19वीं शताब्दी में एक बौद्धिक आंदोलन पूरे यूरोप में चल रहा था। इस युग में बौद्धिक गणित एवं विज्ञान का प्रभाव सबसे अधिक हो गया था जब अगस्त कामत का जन्म हुआ था। क्योंकि अगस्त कामत ने आपने अभी आगे देखा ही था पीछे कि एक गणित पे व्याख्यान दिया था सार्वभौमिक रूप से, जिसका इन्होंने वहीं से काफ़ी प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई थी, जिसको अगस्त कामत महोदय को। तो इस युग में ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व जो था वो गणित का था, गणित और विज्ञान का प्रभाव सबसे अधिक था। इस समय के विद्वानों का तर्क था कि यदि विज्ञान में नियम हो सकते हैं तो समाज विज्ञान में क्यों नहीं नियम हो सकते हैं। इस समाजशास्त्र के बारे में आगे आपको काफ़ी विस्तारपूर्वक मिलेगा। ये देखिए 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बौद्धिक आंदोलन यूरोप में प्रारंभ हो गए थे। इस युग में बौद्धिक गणित एवं विज्ञान सबसे प्रभावी अधिक था। इस समय के विद्वानों में तर्क था
यदि विज्ञान में नियम हो सकते हैं तो समाज विज्ञान में क्यों नहीं, यानी समाजशास्त्र में क्यों नहीं। तो आपके एक मॉन्टेस्क्यू ने कुछ इस प्रकार सामाजिक नियमों का उल्लेख किया। एक मतलब उस समय के विद्वान थे आपके, ये मॉन्टेस्क्यू महोदय, नोट करके रखिए। कुछ इस प्रकार के सामाजिक नियमों का उन्होंने उल्लेख किया, यानी बता रखा है, ठीक है। और कहा कि जिस तरह प्रकृति की विजातीयता में विज्ञान के नियम होते हैं, उसी तरह सामाजिक घटनाओं के बारे में भी नियम होने चाहिए। ये किसने कहा? आपके मॉन्टेस्क्यू महोदय ने कहा। इनका तर्क है आगे कि घटना तो घटना होती है। मॉन्टेस्क्यू महोदय तर्क देते हैं कि घटना तो घटना होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक हो। तो इसलिए जो है इसका जो है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, समाजशास्त्र का भी। अगले एक जो है आपके जैक्यूज टर्गोट महोदय हैं। ये जैक्यूज टर्गोट महोदय 1727 से 1781 तक, ये देखिए ये भी एक विद्वान है, ठीक है। ये तर्क देते हैं, तार्किक रूप से जोर देकर कहते हैं कि कहा कि समाज में अधिक आवश्यकता प्रगति की है। ये किसने कहा कि समाज में अधिक आवश्यकता प्रगति की है? तो आपके जैक्यूज टर्गोट महोदय हैं। इसको नोट करके रखिएगा आप लोग। यह प्रगति किस प्रकार होती है, इसका समाज विज्ञान को नियम बनाना चाहिए, ठीक है। अगर सभी तरह से देखा जाए तो 19वीं शताब्दी जो था आपका, गणित के महत्व के साथ साथ लोगों की रुचि प्राकृतिक विज्ञान की तरह समाज विज्ञान के नियमों की खोज शुरू कर दी थी। यानी कि लोग समाज विज्ञान का, यानी समाजशास्त्र पर जो है अध्ययन पर ध्यान देना, जोर देना शुरू कर दिए थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ये इस युग में बौद्धिक क्षेत्रों जो अपनी प्रगति चरम पर थी। इस युग में बौद्धिक क्षेत्रों में प्रगति जो थी अपनी चरम पर थी। ये जो काल 19वीं शताब्दी का काल चल रहा था, क्योंकि 19वीं शताब्दी का काल आप लोग खुदे देखे होंगे। उस समय फ्रांसीसी क्रांति जब चल रही थी, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति जो के समय। अभी आप आगे देखिएगा, इसमें जो सत्ता के बारे में दिया, कैसे जब अगस्त क्रांति महोदय का जन्म हुआ था, उस समय काल का क्या था, ये विस्तार पूर्वक आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। इसलिए मैंने आपको इस क्लास में कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं मैं पूरा थ्योरेटिकल क्लास ही आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहाँ से भी काफ़ी मिल जाएंगे। और आप अगर मैंने कहा ना यूजी पीजी की तैयारी करें, यूपीएससी पीपीएससी, तो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं थ्योरेटिकल रूप में। तो आइए देखिए आगे क्या है। ये अगस्त क्रांति महोदय, यहाँ से देखिएगा। इस समय क्या कह रहे हैं, इस समय राजनीतिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हो रहा था। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति भी हुई, जो फ्रांस सत्ता को हिलाकर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सन 1789 में। ये देखिए, जो फ्रांस को हिलाकर रख दिया था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप में क्रांति शुरू हो गई, यानी कि पूरे यूरोपीय कंट्रियों में क्रांतियां शुरू हो गई, कभी इस देश में तो कभी उस देश में। इसी अवधि में सन 1848 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो गई। कब? सन 1848 में। नोट के रखिएगा, यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी विकास कार्य शुरू हो गया था, ठीक है। कारण अधिक उत्पादन। कारण क्या था? जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी उसका कारण था अधिक उत्पादन होने लगा। और अधिक उत्पादन का कारण क्या था कि मशीनरियों का निर्माण हो गया था, खासकर भाप के इंजन का निर्माण हो गया था। भाप के इंजन के निर्माण होने से आपका जो है औद्योगिक क्रांति में काफ़ी जान डाल दिया। औद्योगिक क्रांति जो है काफ़ी चरम पर थी। और जो आपका उत्पादन का कार्य काफ़ी तेज़ी से होने लगे, ठीक है। और इस उत्पादन के कारण एक कारण और बनता है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। कारण इसका है, जहाँ भाई हाथ से काम होता था और मशीनों से, नॉर्मल हथियार औजार से काम होता था, ठीक है, तो उसमें समय लगता था, अधिक लेबर लगते थे, किसी चीज़ को उत्पादन करने में अधिक मजदूर लगते थे। अब क्या मशीनीकरण आ गया, तो उस कम लेबर जो है अधिक उत्पादन करने लगे, तो इसका भी जो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा लगने लगा कि संपूर्ण यूरोपीय समाज चरमरा गया, किसी भी दिन ध्वस्त हो गया। ऐसा लगने लगा संपूर्ण यूरोपीय समाज चरमरा गया और किसी भी दिन ध्वस्त हो जाएगा। इसी अनिश्चितता के कारण काम्ट ने मजबूर होकर समाज की प्रगति एवं विकास पर ध्यान दिया, क्योंकि उसी समय काम्ट महोदय थे ही। तो जो ये अनिश्चितता का काल चल रहा था, तो आपके काम्ट महोदय ने मजबूर होकर समाज की प्रगति एवं विकास पर ध्यान दिया और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया, ताकि समाज में जो ये अव्यवस्था हो गई थी, जो है अव्यवस्था का माहौल था, उसमें जो हर तरह से क्रांतियां हो रही थी, उसका माहौल कैसे ठीक किया जाए, किस प्रकार इसको सुधार किया जाए, इसमें अगस्त क्रांति महोदय
के विचार आने लगे थे, उस पर ये कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। अगस्त काम्ट का दृढ़ विश्वास था कि समाज विज्ञान का यह कर्तव्य है कि प्रगत विकास एवं व्यवस्था के रास्ते को प्रशस्त करें। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। और क्लास में वैसे समय तो लगेगा क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल क्लास है, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। आप लोग फ्रेंड्स इस क्लास को जो है बीच से स्किप मत करिएगा, मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अगस्त काम्ट के बारे में। तो और इस मज़ा के साथ साथ तो मेन आपका एम क्या है जान ही रहे हैं कि भाई सिलेक्शन पाना। ज्ञान के साथ साथ तो सिलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि आज जाने रहे अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा, आप कितना भी विद्वान हो, कितना भी पढ़ाई कर रहे हो आपके समय, तो समाज आपको क्या कहता है, किस नज़रिए देखता है, दृष्टि देखता है, आपको यही कहता है कि भाई अगर पढ़ते लिखते होते तो ऐसा थोड़ी हुआ ना होता। लेकिन वो ये थोड़ी जान रहा कि आज जो है का समय क्या है कि जो है आपका एग्ज़ाम कितना कठिन हो गया, प्रतियोगिता जो है कितना ज़्यादा बढ़ गई हर फील्ड में। तो मुश्किल काम है, लेकिन जो है हमारा काम है तैयारी करना, पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बाकी जो होगा वो तो होना ही है, तो देखा ही जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से आप शुरू करते हैं इस पैराग्राफ। 19वीं शताब्दी ये क्या कह रहा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत ही बहुत उथल पुथल के साथ प्रारंभ हुआ। हमने कहा नहीं, क्रांतियों का समय था। राजनीति और बौद्धिकता दोनों एक साथ खड़े थे। उस समय राजनीति भी और बौद्धिकता ने विद्वान दोनों एक साथ खड़े थे। इस अवसर पर उन्होंने सोचा क्यों ना एक नए समाज विज्ञान की खोज करें। कौन? अगस्त काम्टे मंद। इधर समाज विज्ञान भी विकास की विचारधारा में ऐसे मुकाम पर आ गया जिसे प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिव कहते हैं। ये प्रत्यक्षवादी, ये ध्यान दीजिएगा, कामनोदे एक प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविज्म समाजशास्त्री हैं। ठीक है, उद्विकास ये वादियों ने स्थापित किया कि अनुभविक यानी इम्पेरियल नॉलेज का प्रयोग किया जाए और एक बढ़िया समाज का निर्माण किया जाए। ठीक है, अनुभविक प्रयोग यानी इम्प्रेशियल नॉलेज ठीक है निर्माण किया जाए। अगस्त काम्ट एक ऐसे पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने पहली बार क्या कह रहा है। अगस्त काम्ट जो महोदय हैं, एक ये अगस्त काम्ट महोदय कहाँ था, ये देखिए अगस्त काम्ट महोदय ये समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहते हैं। यहाँ से अगस्त काम्ट महोदय पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने पहली बार प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का प्रयोग कर नए विज्ञान जिसे समाजशास्त्र कहते हैं का नाम दिया। काम्ट पूरे प्रयासरत है कि समाजशास्त्र को एक वैध स्थान प्राप्त हो। इसी भावना से वो प्रेरित होकर विज्ञानों के एक सोपान है यानी कि विज्ञानों के एक सोपान समाजशास्त्र को बनाया यानी हायरार्की ऑफ द साइंस। ठीक है, यानी विज्ञानों का एक सोपान बनाया। तो इस विज्ञानों का एक सोपान किसने बनाया है, तो ये आपके अगस्त काम्ट महोदय ने बनाया। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में सोपान के बारे में आपको आगे टॉपिक में मिलेगा, विज्ञानों का सोपान क्या है। तो इन्होंने आगे क्या कहा, समाजशास्त्र के निर्माण में जिन अवधारणाओं का प्रयोग काम्ट ने किया है, समाजशास्त्र के निर्माण में जिन अवधारणाओं का आपके अगस्त काम्ट ने प्रयोग किया है, वे अवधारणाएं मुख्यतः जैविकीय विज्ञान की थी। किसकी थी? जैविकीय विज्ञान की थी। और जैसे शरीर सवयवी यानी ऑर्गेनिक है, वैसे ही समाज भी सवयवी है। ठीक है, जिस प्रकार कहते हैं अगस्त काम्ट आगे देखिए, जिस प्रकार शरीर में हृदय होता है, फेफड़े, गुर्दा, जिगर है, वैसे ही समाज में परिवार, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय आदि हैं। शरीर के अंग पृथक हैं, उनकी पहचान भी पृथक है। जैसे समाज में संस्थाएं भी हैं, उनकी पहचान भी एक पृथक है। शरीर के अंग पृथक होकर भी जो है प्रकार रूप से यानी सभी अंग आपस में मिलजुल कर सभी प्रकारों से शरीर को गतिमान रखते हैं, जीवित रखते हैं। ठीक इसी प्रकार समाज के अंग परिवार, जाति, वर्ग आदि समाज को जीवित रखते हैं। अगस्त काम्ट जीव की विज्ञान की यही अवधारणा समाजशास्त्र के निर्माण में आगे चलकर प्रकारवादी विधि यानी फंक्शनल मेथड के रूप में आया। ठीक है, वर्कर मेथड के रूप में आया। आगे क्या कहते हैं, समाजशास्त्र में हम जिस प्रकारवाद की बातें करते हैं सैद्धांतिक रूप से उसका उदय काम्ट ने ही किया, क्योंकि काम्ट ने स्वयं ही कहा कि समाजशास्त्र के निर्माण में और इसके मार्गदर्शन में जीवशास्त्र महत्वपूर्ण है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इससे जो पूरे पैराग्राफ में क्या निकल के आता है, इसमें समाजशास्त्र में ये अगस्त काम्ट महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार
जैविकीय विज्ञान यानी कि ये कहते हैं जिस प्रकार जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा शिशु के रूप में रहता है तो एक जैविकीय प्राणी होता है, ठीक है, उसको कोई जानकारी नहीं थी। अगस्त क्रांति का महोदय कहना यही है। उसी तरह ये समाज भी है, समाज का निर्माण हुआ। जैसे कहते हैं कि जब जैसे मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में हृदय है, फेफड़ा है, गुर्दा है, जिगर है, सब काम करते हैं तो पूरे शरीर काम करता है। शरीर में क्या है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है, 2 आँख है ना, एक मुंह है, जो इस शरीर में सब मिलके जब कार्य करते हैं तो पूरी शरीर कार्य करता है। तो इसी प्रकार ये कहते हैं आपके अगस्त क्रांति महोदय कि शरीर की भांति ये समाज है। समाज में कार्य करने के लिए जो है आपका मनुष्य क्या करता है, एक परिवार बनाता है, परिवार से फिर एक पूरा समाज बनता है, उसमें जो वर्ग बनता है, ठीक है, तो वर्ग बनता है तो वो पूरा मिलके एक समाज को निर्माण करते हैं, पूरे समाज में कार्य करते हैं। तो इसी पूरे समाज के जो प्रकारवादी विधि से जो निर्माण करते हैं, कार्य करते हैं, यानी फंक्शनल मेथड, इसको कहा आज समाजशास्त्र में जिस प्रकारवाद की बातें करते हैं वो सैद्धांतिक रूप से कांट ने इसका विकास किया, उसके बारे में बताया। समाजशास्त्र के निर्माण और मार्गदर्शन का वही कह रहा है जीवशास्त्र में महत्वपूर्ण है, मतलब वही जीवशास्त्र है। जैसे सावी जिस प्रकार मनुष्य काम करता है उसी तरह समाज भी काम करता है, ये अगस्त क्रांति महोदय कहते हैं। आगे अगस्त क्रांति महोदय क्या कहते हैं, ये देखिए आपका कहते हैं कि अगस्त क्रांति कहते हैं भविष्य में समाजशास्त्र जीव विज्ञान को भी अपनी ओर से कई नव अवधारणाएं दिया। यहाँ से देखिए कहते हैं कि भविष्य में समाजशास्त्र जीव विज्ञान को भी अपनी ओर से कई नव अवधारणाएं दिया। हालांकि 19वीं शताब्दी में ऐसी बातें अन्य विद्वानों द्वारा भी कही गई हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसी बातें जो है 19वीं शताब्दी में अन्य विद्वान भी कहे हैं, ऐसा नहीं कि ये अगस्त क्रांति पहले विद्वान हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब बस फर्क इतना है कि क्रांति महोदय विशेषताओं को अपनी कृतियों में उतारा, नहीं इन्होंने इसको लेखनी में उतारा, बाकी विद्वान वैसे कहे और चले गए। तो क्रांति की कृतियों का प्रभाव इस युग की निम्न सदनों के रूप में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो आप ये देखिए पॉइंट वाइज है, ये पॉइंट वाइज आप देख लिए। ये कहते हैं कि नंबर 1, इस युग में बौद्धिकों का गणित के प्रति अधिक रुचि थी। ये कहते हैं काम होते क्योंकि गणित का समय था, वैज्ञानिक का युग था। ये कहते हैं तो पहला ये बताते हैं कि इस युग में बौद्धिकों का गणितों के प्रति अधिक रुचि थी, विद्वानों का, ठीक है। और दूसरा ये बताते हैं आपका, नोट करिएगा कि समाज विज्ञान में विधियां प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही होनी चाहिए। ये कहते हैं समाज विज्ञान में जो विधियां हो वो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही होनी चाहिए, ना कि जो है ऐसे ही ऊपर ऊपर पूरा यानी कि नियम होना चाहिए उसमें। और ये आपका ये तीसरा बताते हैं, तीसरा पॉइंट कि समाज विज्ञान को प्रगति की चर्चा करनी चाहिए, यानी समाज में क्या प्रगति हो रहा है क्या नहीं, और मतलब ऐतिहासिक रूप से ये आपके क्रांति महोदय बताते हैं। और ये जो चौथा पॉइंट ये देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सन 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका प्रभाव विद्वानों पर भी बहुत अधिक पड़ा। तो किस प्रकार पड़ा, ये बातें करते हैं। तो ये आपका जो है 4 पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। पहला कहते हैं इस युग में बौद्धिकों का गणित के प्रति अधिक रुचि थी, सही बात है, विद्वानों का गणित में सबसे अधिक रुचि है। दूसरा कहते हैं समाज विज्ञान में विधियां प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही होना चाहिए। और तीसरा कहते हैं समाज विज्ञान को प्रगति की चर्चा करनी चाहिए। चौथा कहते हैं सन 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका प्रभाव विद्वानों पर बहुत अधिक पड़ा। कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, उसका कारण भी जानना चाहिए, निवारण भी होना चाहिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, इसको नोट करिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे जो है देखिए क्या कहते हैं, अगला 5वां जो पॉइंट है ये आप इसको भी नोट करके रखिए। 5वां पॉइंट इसी में ये जोड़ दीजिए। क्या कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक उथल पुथल ने प्रगति और व्यवस्था की खोज के लिए बौद्धिकों को बहुत अधिक प्रेरित किया, क्योंकि जो 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल था वो राजनीतिक रूप से उथल पुथल और प्रगति व्यवस्था में खोज के लिए बौद्धिकों ने बहुत अधिक प्रेरित किया। जो उस समय का काल था अराजकता का था, बता ही दिए। तो उस समय विद्वानों ने शांत माहौल और कैसे प्रगति को मतलब समाज को सुव्यवस्थित किया जा सके, विद्वानों ने इधर बहुत अधिक ध्यान दिया, ठीक है। आइए देखते हैं ये कांट की अध्ययन विधियाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है। कांट की अध्ययन विधियाँ जो है यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। कांट की अध्ययन विधियाँ, इसको आप भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कांट की अध्ययन विधियाँ से यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अभी आप देखिए खुद ही समझ जाएंगे आगे क्या है। आइए देखते हैं। समय तो फ्रेंड्स इस क्लास में लगेगा ही, लेकिन ये क्लास जो आपकी अगर काम में होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको काफ़ी मिलेंगे।
तो आगे देखते हैं क्या है आपका ये आगे अगस्त काम्ट समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाना चाहते थे। कौन समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाना चाहता था? तो ये अगस्त काम्ट महोदय हैं। ठीक है, ये नोट करके रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वे चाहते थे कि समाज की व्यवस्था और प्रगति के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिस आधार पर समाज में होने वाले घटनाओं पूर्व अनुमान लगाया जा सके। यानी समाज का कुछ ऐसे नियम और कानून बनाया जाना चाहिए, घटना घटित होने से पहले उसका अनुमान लगाया जा सके कि घटना ये घट सकती है या अगस्त काम्ट महोदय कहते हैं। इसके लिए निश्चित वैज्ञानिक विद का होना आवश्यक है। ये कहते हैं भाई कोई नियम अगर बनाएंगे तो वैज्ञानिक विद से बनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, है ना। ये कहते हैं आपके अगस्त काम्ट महोदय। इस वैज्ञानिक विद को काम्ट ने प्रत्यक्षवादी विद कहा है। क्या? पॉजिटिव मेथड। ये नोट करके रखिएगा, मैंने कहा ना काम्ट एक प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न यह है कि इस विद का तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो इसके जवाब में काम्ट दो तथ्यों पर जोर दिया। क्या? दो तथ्यों पर जोर दिया। और तथ्य क्या क्या है? समाजशास्त्र किसी भी निष्कर्ष में तथ्य सबसे ऊपर होना चाहिए, ये कहते हैं। और दूसरा कहते हैं जो निष्कर्ष निकले वह विज्ञान सम्मान जो है नियमों पे के विपरीत ना हो, समान नियमों पे ही आधारित हो ताकि वो सबके समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गणित शास्त्र की काफ़ी लोकप्रियता चल रही थी। यह जो है आप जान ही रहे हैं, क्योंकि गणित एक जो है ऐसा विज्ञान निश्चित है जिसमें 2 और 2 4 ही होते हैं, ना कि 2 और 2 5 होंगे। गणित जो है एक निश्चित जो है सब्जेक्ट है, निश्चित विषय है। इसमें सब कुछ फैक्ट होता है। इसमें जो है कोई आप संभावना के तहत इसका कोई आंसर दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 और 2 4 ही होगा, ना कि 2 और 2 5 होगा। कोई चाहे भी इसमें फेर बदल कर दे तो नहीं कर सकता है। अनुसंधान में गणित सबसे अधिक शक्तिशाली विध है। इस विषय को काम में लाए बिना कोई कारगर अनुसंधान नहीं हो सकता, चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक हो। गणित शास्त्र के इतना महत्वपूर्ण होने पर काम्ट या दृढ़ता से कहते हैं कि केवल गणित हमारे अध्ययन का मूल आधार नहीं हो सकता। मतलब गणित जो है केवल 2 और 2 4 ही होगा, ना कि 2 और 2 4 5 होगा। तो भी आपके अगस्त काम्ट महोदय कहते हैं कि फिर भी हमारा केवल इस गणित के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, इसका मूल आधार भी कुछ होना चाहिए। तो ये आगे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। उनके समय में, आपके अगस्त काम्ट के समय में, उनके समय में गणितज्ञों और विद्वानों ने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है क्या है, विद्वानों और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण में ज्यामितीय रेखागणित और कुछ अध्ययनकर्ता सांख्यिकी विधि का भी बहुत अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया था। परंतु इन विधियों से कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष जो है नहीं निकाल पाए। क्या है? कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाए और आज ये सब अपनी लोकप्रियता शीघ्रता से खोते गए। ठीक है, अन्य विद्वान जो ने कहा कि ये गणित का इतना महत्व था तो उसको जो है अन्य रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। कोई सांख्यिकी रूप से, ये यही कह रहे हैं, कोई ज्यामितीय रूप से, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाए अगस्त काम्ट महोदय का। तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं आपके अगस्त काम्ट महोदय, क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम प्रत्यक्षवादी ज्ञान को, यानी कि जो दिखता है, जो सामने होता है, उस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्रत्यक्षवादी। इसके लिए अगस्त काम्ट महोदय जो है 4 विधियां बता रखी। कौन कौन सी? ये 4 विधियां नोट कर लीजिए। समाजशास्त्र अध्ययन के लिए अगस्त काम्ट ने महत्वपूर्ण ये 4 विधियां जो बताई है, ये काफ़ी विश्वसनीय विधि है। कौन सी? ये आपके ये निम्नलिखित विधियाँ इन्होंने बताई है। जो है अध्ययन की विधियाँ अगस्त काम्ट की जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट करके रखिएगा जो अगस्त काम्ट की विधियाँ हैं। क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि अगस्त काम्ट का जो ये क्लास से शुरुआत करेंगे, इसमें शुरू से लेकर कि इनकी जीवन रेखा चित्र है, कृतियाँ हैं, ये बौद्धिक संदर्भ इनका क्या है, काम्ट की अध्ययन विधियाँ। देखिए अध्ययन विधि आ गई, अवलोकन विधि, वर्गीकरण विधि, तुलनात्मक विधि हैं। इसके आगे जो है आपका काम्ट का समाजशास्त्री बुनियादी क्या है, मानव विकास की 3 अवस्थाओं का नियम, विज्ञानों का सोपान आप देख ही लिए हैं। और नए विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, काम्ट समाजशास्त्र की परिभाषा आप देख ही रहे हैं। स्थिति और गतिकी भी बची, समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, आप देख ही रहे हैं ये। ठीक है, इसमें मैं आपका कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जहाँ से आपका प्रश्न बनता है, हर वो पॉइंट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्या कहते हैं,
आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं यहाँ से जितनी पॉइंट बनता है हर पॉइंट को आपको कराऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या है। पहला पॉइंट इनका अवलोकन विधि है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। और दूसरा है प्रायोगिक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तीसरा तुलनात्मक विधि है, कंपैरेटिव मेथड। और तीसरा ऐतिहासिक विधि यानी कि हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें जान लेते हैं। आइए हम लोग कि अवलोकन विधि क्या है। अवलोकन विधि अगस्त्य महोदय कहते हैं ये सैद्धांतिक संदर्भ में के जो है सैद्धांतिक संदर्भ में अगर देखेंगे तो अवलोकन विधि अपने आप से समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि जैसे कि आपका परिवार जो होता है बेमतलब तो होता नहीं। जब हम एक तथ्य समाज के तथ्यों को जोड़कर नहीं देखते तो दूसरी महत्वपूर्ण या किसी तथ्य को बिना एक सैद्धांतिक संदर्भ में नहीं देख सकते। सदैव किसी न किसी सिद्धांत के संदर्भ में उसको देखते हैं। जैसे इनका कहने का मतलब है, अगर परिवार है, परिवार का मुखिया आपका घर में, ऐसे आप समझिए घर में परिवार है, परिवार का मुखिया होता है। तो उस परिवार में क्या होता है, दादा होते हैं, दादी होते हैं, ठीक है, भैया होते हैं, भाभी होते हैं, माता पिता तो होते ही हैं, चाचा चाची होते हैं, भाई होती है, बहन होती हैं। तो जो मुखिया है इसमें जो है अवलोकन करने की विधि से ये अध्ययन किया जाता है कि मुखिया आप देखेंगे सभी को एक नज़रिए से देखता है। किसको क्या आवश्यकता है, अगर बच्चा है पढ़ने जाता है तो देखता है उसको कापी किताब की आवश्यकता है तो उसको कापी किताब आवश्यकता मौजूद कराता है। अगर परिवार का मेंबर जो कामकाजी मेंबर है वो खेत में काम करने जाता है तो देखता है उसको खेत में काम करने के लिए कुदाल फावड़ा चाहिए तो उसको कुदाल फावड़ा की व्यवस्था कराता है। ठीक है, अगर कोई जो है महिलाएं घर में रहती हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराती है। तो इस चीज़ को हम कैसे जान पाते हैं किसकी क्या आवश्यकता है क्या नहीं, तो अवलोकन भी तो अवलोकन करते हैं इसका जो है अवलोकन करके देखते हैं इसमें हाँ किसको क्या आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, जैसे देखेगा सबसे मूल आवश्यकता क्या है, अवलोकन करता है कि खाने का आवश्यकता है तो खाने की व्यवस्था वो सबसे पहले कराता है। उसके बाद जो है पैदावारी क्या कैसे हो, किसान जाता है खेत में मतलब जाएगा जो कामकाजी तो क्या आवश्यकता वहाँ खाद पानी के लिए पहली व्यवस्था करता है। तो ये अवलोकन करता है पहले क्या चीज़ आवश्यकता किया नहीं उसी की पूर्ति करता है। इसी अवलोकन विधि के तहत आता है। व्यवहार स्वरूप तो आपके जो ये अगस्त्य महोदय ये थे ये इनकी अवलोकन विधि इसी प्रकार। और ये इसी में एक आपके समाजशास्त्री हैं पार्सन्स, टालकट पार्सन्स महोदय हैं। टालकट पार्सन्स महोदय को आप लोग जाने, वो कहते हैं व्यवहार जो है कोई भी, इनका कहना है पार्सन हो गए, कोई भी व्यवहार लक्ष्य के बिना नहीं होता। व्यवहार को लक्ष्य मानना सैद्धांतिक है। जब हम हमारा जैसे कहते हैं जब हम नारा लगाते हैं किसी समूह में उसके पीछे चलते हैं तो उसमें भी हमारा लक्ष्य होता है। नारा लगाने के पीछे कारण हमारी कोई मांग कोई डिमांड होती है। ठीक है, ये कहते हैं आपके प्राकृतिक वैज्ञानिक जब अवलोकन विधि से काम लेता है तो हम इंद्रियों से केवल प्राकृतिक घटनाओं को देखते मात्र नहीं हैं, इन घटनाओं को अन्य घटनाओं के साथ जोड़ता है और इनके पीछे सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख के करता है। वही मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से किसकी क्या आवश्यकता है अवलोकन विधि से ही वो ये जानकारी कर सकता है। और ये सब कैसे जानता है, अपने जो है मनुष्य के विवेकशील यानी बुद्धिमान प्राणी तो है ये है, तो समाज में चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता तो होती है। तो वही कह रहे हैं अपने बुद्धि के द्वारा ही ये आपकी अवलोकन विधि के द्वारा ही आप इस समाज में सुचारू रूप से समाज को चला सकते हैं। ये अगस्त्य महोदय की ये अवलोकन विधि है। ठीक है, ये आपका अगला क्या है, ये प्रायोगिक विधि। ये अगला आपका जो है प्रायोगिक विधि है। आपका ये पहला हो ही गया अवलोकन विधि। तो प्रायोगिक विधि में आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि विज्ञान कहता है आओ प्रयोग करके देखें, यही है ना प्रायोगिक विधि। तो प्रायोगिक विधि में वो कहते हैं कि आपके अगस्त्य महोदय कि यह विधि वस्तुतः प्रयोगशाला विधि है, यानी प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। विज्ञान कहता है कि आओ करके सीखे, आप लोग जान ही रहे हैं है ना, क्योंकि विज्ञान बिना प्रयोग करने की ये कोई चीज़ नहीं मानता। वही अगस्त्य महोदय थे, इन्होंने जीव विज्ञान की तरफ क्यों ध्यान दिया, ये प्रयोग के कारण ही। कहते हैं जीव विज्ञान से बहुत प्रभावित थे अगस्त्य महोदय, उन्होंने इस विज्ञान से बहुत कुछ सीखा। वे कहते हैं कि शरीर की व्याधि यानी जब शरीर में कोई बीमारी होता है, बीमारी देखा जाता है तो उसको जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तब हम इसकी जांच करते हैं।
शरीर में जब कोई बीमारी है तो स्वस्थ नहीं होता तो हम इसकी जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं रक्त की, फेफड़ा की, गुर्दा की, यानी प्रयोग करके जांच करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं उस पर, तो बीमारी का पता चलता है। और जब बीमारी का पता चल जाता है तो उसको हम सही से इलाज करते हैं तो फिर हमारा शरीर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग करके ही नहीं तो देखा हमने ना इसको कि बीमारी का प्रयोग करके ही देखा ना कि कौन सी बीमारी कैसे है, जांच किया तो ये प्रयोग किया। इसी प्रकार समाज को में जो है अगर कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी के कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट इसका कारण हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य में लोगों के पास कमी हो सकती है, यानी कुपोषित हो सकते हैं, जो इस समाज में बेरोजगारी का कारण ये भी हो सकता है। तो इसका हम कैसे करते हैं, प्रयोग के तौर पे अध्ययन करते हैं तभी ना जान पड़ पाते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी व्याध को दूर करने के लिए, यानी किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और या साइंटिफिक रूप से हो, तो उसका अगर हम प्रयोग के द्वारा ही करेंगे तभी सफल होंगे, ना कि ऐसे ऊपर ऊपर करने से। ठीक है, तो ये अगस्त कामत महोदय का प्रायोगिक विद्या इस सीमा तक वो इसको उपयोगी मानते हैं। अगला क्या है इनका है 3 नंबर, ये आपको बताते हैं तुलनात्मक विधि। ये आपके तुलनात्मक विधि बताते हैं, आपका अवलोकन विधि हो गया, ये तुलनात्मक विधि बताते हैं क्या, कंपैरेटिव मेथड, यानी किसी चीज़ को किसी से तुलना करके ही जान सकते हैं क्या चीज़ इसमें अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, दोनों में। ठीक है, तुलना की। तो यह विधि जो है कहते हैं, यह विधि समाजशास्त्र की केंद्रीय विधि मानते हैं अगस्त कामत महोदय, जो समाजशास्त्र की केंद्रीय विधि किसको मानते हैं, तुलनात्मक विधि को मानते हैं। आप ये नोट करके रखिएगा। इस विधि का प्रयोग मनुष्य समाज और पशु समाज के तुलनात्मक अध्ययन में किया जा सकता है। कहते हैं विभिन्न समाजों के अध्ययन में भी तुलनात्मक विधि काम में लाई जाती है। ठीक है, समाजों का अध्ययन तुलनात्मक विधि से करना ही समाजशास्त्र का केंद्रीय उद्देश्य होता है, ये आपके अगस्त महोदय कहते हैं। क्योंकि एक ही ऐतिहासिक युग में एक ही देश में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग समाज में पीछे रह जाते हैं। तो ये कैसे, क्या संभव है, कैसे कौन आगे बढ़ गया कौन पीछे रह गया, तो ये तुलना करके ही तो हम जान पाते हैं। जैसे जो आपका आदिवासी समाज है और गैर आदिवासी समाज है, तो आदिवासी समाज में अगर विकास नहीं हुआ, वहाँ पे लोग पिछड़े हैं, तो इसका कारण क्या है, तो ये तुलना करके ही जानेंगे ना कि हम कैसे आज आगे बढ़ गए, विकास कर गए हैं, आदिवासी समाज पीछे है, तो क्या कमी है, क्या कमी रह गई है, कैसे रहे, तो तुलना एक दूसरे से करके ही जान पाते हैं। तो इसी को तुलनात्मक विधि आपके अगस्त कामत महोदय कहते हैं। अगला विधि क्या है, ऐतिहासिक विधि है, यानी कि आपका ये ऐतिहासिक विधि क्या है, हिस्टोरिकल मेथड। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, आप ऐतिहासिक मेथड में आपके कामत महोदय जो समाजशास्त्रीय विधियों से अवलोकन और प्रायोगिक और तुलनात्मक विधि पर जोर तो देते हैं, और फिर वे एक चौथी विधि का जो सिफारिश किए हैं, क्या है, ऐतिहासिक विधि। ये आपको जो बता रहे हैं अभी ऐतिहासिक विधि है। तो इतिहास में से हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, ये कहते हैं इतिहास से हम कौन से नियम है जो समाजों को गति प्रदान करते हैं, विकास उन्मुख बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ये पता करते हैं ऐतिहासिक विधि से कि इतिहास में क्या कारण था, कुछ चीज़ें समाज में पीछे रह गई और कुछ चीज़ें समाज में आगे बढ़ गई। तो इतिहास का जब हम पिछले इतिहास के घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उस जो आने वाले समय में अगर कोई बुरी घटना होती है तो उस घटना से कैसे बचा जाए, क्या उसका निवारण है, तो इतिहास के अध्ययन से ही हम करते हैं, ऐतिहासिक विधि से ही इसी को कहते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं समाजशास्त्र कुछ भी करे, चाहे जिसका अध्ययन करे, लेकिन उसे तुलनात्मक रूप से या तो जानना ही पड़ेगा कि नियमों के अनुसार समाज प्रगत हुई, बदलाव आया। ऐसे नियमों की खोज ऐतिहासिक विधि द्वारा ही हो सकती है। ठीक है, जैसे इतिहास में कोई भी घटना घटती है तो इतिहास के द्वारा ही हम आने वाले समय में उस घटना को रोक सकते हैं, जान सकते हैं कि ये घटना ऐसे घटी। अगर जैसे पहले कहीं अगर बाढ़ आ रहा है तो ये हम जानते हैं बाढ़ का कारण क्या है, पहले देखते हैं इतना आ रहा, तो उस ऐतिहासिक रूप से उस बाढ़ के कारण को जानना चाहते हैं, उसके इतिहास में जाके फिर उसका निवारण करना चाहते हैं कि यहाँ नदी उफान पे आती है, तो क्या करते हैं कि नदी का बांध बना के जो रोकते हैं, उसके रुख को मोड़ देते हैं। तो इतिहास में जानते हैं तभी ना उसको रोक पाते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से इस तरह इसका भी महत्व काफ़ी अधिक है, ये अगस्त कामत महोदय के अनुसार। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगला टॉपिक क्या है। ये आपका टॉपिक है अगर कामत का समाजशास्त्रीय बुनियादी अमुक कह रहा है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। ये जो है अगस्त
अगस्त काम्ट का समाजशास्त्रीय बुनियादी अमुक अनिक काउंट्स बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रॉमिस, ये काउंट बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रॉमिस है। ठीक है, नोट करके रखिएगा। ये क्या कह रहा है आपका, ये यहाँ से अगस्त काम्ट को एक सामाजिक विचारक के रूप में क्यों देखा जाता है, ये प्रश्न कर रहा है आपका कि अगस्त काम्ट महोदय को एक सामाजिक विचारक के रूप में क्यों देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका जानकारी होना चाहिए कि अगस्त काम्ट को एक सामाजिक रूप में क्यों देखा जाता था। उन्हें समाजशास्त्र का संस्थापक या जनक क्यों माना जाता है ना। अगस्त काम्ट महोदय को एक सामाजिक विचारक रूप में यानी दार्शनिक या समाजशास्त्री रूप में क्यों देखा जाता है, उन्हें समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, जबकि आज यूरोप और अमेरिका में उनका नाम कोई नहीं लेता, यानी कि यूरोपीय और अमेरिका में आपके अगस्त काम्ट का इतना महत्व नहीं है, फिर भी याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में अगस्त काम्ट महोदय को का बहुत अधिक महत्व है। अगर ये सभी प्रश्न सही हैं तो इसका उत्तर भी हम सभी को मिलना चाहिए, मतलब इसका आंसर भी जानना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, काम्ट ने ऐतिहासिक साक्ष्य के समाजशास्त्र को एक विषय नाम दिया। ऐसे समाजशास्त्र विज्ञानों की धरती के प्रत्यक्षवादी धरातल पर लाकर खड़ा किया। तीसरा, इन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया जो आज महत्वपूर्ण है, विकास प्रगत मुद्दे, जबकि उस समय यूरोप में खून और खराबा हो रहा था, हुकूमत का तानाशाही थी, क्रांतियाँ चरम पर थी। इन सब के बीच प्रगत और विकास की बात करना स्वाभाविक रूप से विचार का दर्जा था, क्योंकि जिस समय अगस्त काम्ट महोदय हुए हैं 19वीं शताब्दी में, उस समय क्रांतियों का दौर चल रहा था। हर तरह से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है, सामाजिक रूप से उस समय शांति माहौल लाना और करना और एक समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में इसका नाम देना, इसको स्थापित करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इतना आसान नहीं था, तो समाजशास्त्र का नाम जो है सामाजिक सोशल फिजिक्स उन्होंने दिया है, फिर जो है आपका समाजशास्त्र नाम रखा। आप जान ही रहे हैं, तो आगे देखते हैं, आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से ये क्या है, काम्ट के समाजशास्त्रीय बुनियादी क्या है बुनियादी रूप से। आइए देखते हैं आगे। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बता रखा है। कौन, अगस्त काम्ट महोदय आपके ये मानव विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बता रखा है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेज ह्यूमन प्रोग्रेस, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। क्या बता रखा है अगस्त काम्ट महोदय ने, ये देखिए। अगस्त काम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी, कौन सी पुस्तक, पॉजिटिव फिलॉसफी, नोट करके रखिए, ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किया। कब किया है, सन 1822 में, जब ये 24 साल की उम्र के थे, तब सेंट साइमन के साथ थे। 24 साल की उम्र तक ये सेंट साइमन के साथ थे। इन नियमों के द्वारा जो अगस्त काम्ट महोदय थे, अपने इन्हीं नियमों के द्वारा जो बताए हैं कि काम्ट ने बंदौर से लेकर मनुष्य की जो लंबी यात्रा यूरोपीय समाज की सभ्य बनाया, इसका क्या कारण है, इसकी खोज के लिए उन्होंने मनुष्य की प्रगति के नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, मनुष्य के ये देखिए प्रगति के नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के 3 स्तरों के जो नियम बताया, द लॉ ऑफ 3 स्टेज का सिद्धांत दिया है। जिस प्रकार ये कहते हैं इसी में, जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, ठीक उसी तरह समाज के मस्तिष्क, माइंड ऑफ सोसाइटी का विकास हुआ। ये अगस्त काम्ट महोदय कहते हैं, ये प्रश्न बनता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। काम्ट महोदय कहते हैं मनुष्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और क्या कहते हैं कि जैसे बच्चे शैशव काल में, फिर किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, इसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान का भी विकास हुआ है। यहाँ काम्ट ज्ञान के तात्पर्य को प्रगति से लगाते हैं। मनुष्य ज्ञान के विकास 3 नियम इन्होंने बताया है। कौन कौन सा नियम बताया है, आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 धार्मिक अवस्था यानी थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 2 तात्विक अवस्था यानी कि मेटाफिजिकल स्टेज जो है, मेटाफिजिकल स्टेज बताया, और नंबर 3 प्रत्यक्षवादी अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था यानी पॉजिटिव स्टेज बताया है। ठीक है, तो ये क्या है तीनों, आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानते हैं। आइए, इन्होंने बताया ना कि ये देखिए कि 3 नियम जो बताया है, द लॉ ऑफ 3 स्टेज, ये किसका है, ये आपके अगस्त काम्ट महोदय का पूछा जाता है। इसको इन्होंने समाज का मस्तिष्क यानी माइंड ऑफ सोसाइटी कहा है, ये भी पूछा जाता है, प्रश्न बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के तहत इन्होंने 3 नियम बताया है ये। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रत्यक्षवादी अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था जो बता रखे हैं, इसके बारे में आप जान ही रहे हैं।
ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से अगस्त काम्त ने विकास के इन 3 स्तरों की जो है अगस्त काम्त महोदय विकास के इन 3 स्तरों की जो व्याख्या की है कहाँ पे किया है, पॉजिटिव फिलॉसफी में। आप नोट करके रखिएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी में 3 अवस्थाओं की बात किया है। ये जो आपके धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, प्रत्यक्षवादी यानी वैज्ञानिक अवस्था की बात की है। कहाँ, किस बुक में की है, पॉजिटिव फिलॉसफी में। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। और कहते हैं हमारे ज्ञान की ये तीनों शाखाएं सिलसिलेवार विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से गुजरती है, ठीक है। ये कहते हैं धार्मिक या कल्पित अवस्था बताते हैं, तात्विक या अमूर्त अवस्था कहते हैं, और प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अवस्था। और धार्मिक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क अपनी उत्पत्ति या प्रकृति की ओर समझता है, यानी मनुष्य ईश्वर ने पैदा किया है। तात्विक अवस्था में मनुष्य मस्तिष्क सोचता है उसे विकसित करने में उसके स्वयं के प्रयास ही कामयाब रहें। अंतिम अवस्था वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी है, मनुष्य की खोज करने की कोशिश करता है इस संपूर्ण प्रगति के पीछे कौन से नियम हैं, ठीक है। ये जो आपके अगस्त काम्त महोदय बताते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके इस पैराग्राफ में पूरे, ठीक है। अगस्त काम्त महोदय ये कहते हैं धार्मिक अवस्था में मनुष्य मस्तिष्क अपने उत्पत्ति को ईश्वर या ईश्वर की देन समझता, मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया है ये मानता है। धार्मिक अवस्था में मनुष्य क्या समझता है कि हमको ईश्वर ने पैदा किया है, ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। जो कुछ हम हैं ये ईश्वर की देन है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। वो कुछ लोग इसीलिए आप देखते होंगे इस समाज में जो है काफ़ी अंधविश्वासी हो जाते हैं, जो कि ईश्वर के आगे वो किसी चीज़ को मानते हैं नहीं, यानी कि उनके अंदर वैज्ञानिक सोच और तार्किक जो है क्षमताएं कम हो जाती हैं। वो एकदम आडंबरवादी हो जाते हैं, यानी पाखंडवादी हो जाते हैं, यानी कि समाज को अपने या कहते हैं बुद्धिमान भी होते हैं लेकिन अपने हित के लिए समाज को सोचते हैं, समाज इस आडंबरवादी पाखंडवाद में संलिप्त रहे जिससे उनका विशेष फायदा हो। उसी को ईश्वर का डर और भय दिखाकर वो अपना जो है उल्लू सीधा करते हैं, नहीं अपना काम बनाते हैं। तो ये धार्मिक अवस्था की बात, थ्योरेटिकल स्टेज की बात, यही इसमें आपके अगस्त काम्त महोदय पूरी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये अगला कहते हैं मनुष्य ईश्वर ने पैदा किया है और ये मस्तिष्क सोचता है। आगे कहते हैं तात्विक अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क सोचता है विकसित और स्वयं प्रयास कामयाब। और जो तात्विक अवस्था को बताते हैं आपके कहते हैं जो मेटाफिजिकल स्टेज है, कहते हैं इसमें मनुष्य जब बुद्धिमान होता है, ज्ञानशील होता है, तो वो वैज्ञानिक रूप से सोचना शुरू करता है, साइंटिफिक रूप से वो सही और गलत को जो है पहचान करने लगता है, सही क्या है गलत क्या है, वो वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को मानने लगता है, ना कि ईश्वरवादी चीज़ों में विश्वास करता है, यानी कि वो पाखंडवाद से आडंबर विहीन हो जाता है, वहाँ से दूर हो जाता है, ठीक है। ये तात्विक अवस्था की बात करते हैं आपकी। और ये अगला प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अवस्था जो कहते हैं, और बाकी ये कहते हैं कि मनुष्य जो है विज्ञान में पूर्ण रूप से विश्वास करने लगता है, साइंटिफिक रूप से वो प्रत्यक्षवादी विज्ञान को जो देखता है सुनता है उसी को मानता है, ना कि जो है काल्पनिक चीज़ों को वो मानता है, कल्पना से दूर हो जाता है। वैज्ञानिक अवस्था की बातें ये हो जाती है, अगस्त काम्त महोदय कहते हैं। ये कहते हैं जब आगे कहते हैं जब धार्मिक अवस्था में समाज होता है तो उसमें क्या होता है, भाई एक राजा होता है, महाराजा होता है, सेना होता है, पुरोहित होता है। भारत में तो यही था पहले, राजा महाराजा सेना पुरोहित होता है, वो उसका मस्तिष्क का विकास एक तरह से जो है सामाजिक व्यवस्था के तहत होता है। धार्मिक अवस्था में मनुष्य सोचता है कि परमात्मा ने राजा को बनाया है। यही न होता है कि आप पढ़े होंगे इतिहास में, थोड़ा सा जानते होंगे, ये आपके जो मुस्लिम पीरियड में था, ये एक बादशाह था औरंगजेब। वो क्या था, वो लोगों को क्या बताता कि जो राजा होता नहीं बादशाह होता है वो ईश्वर के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है, ईश्वर ने भेजा है, वो जो कहता है वो सही होता है, उसको अकाट्य होता है, उसको आपको मानना ही है, ठीक है। तो ये धार्मिक रूप से ये सोच थी, तो वही ये बता रहे हैं आपके अगस्त काम्त महोदय की धार्मिक अवस्था में मनुष्य सोचता है कि परमात्मा ने राजा को बनाया है, पुरोहित बनाया है और उसे स्वयं को भी जन्म दिया है।
तो यह ईश्वर की माया है और मनुष्य को इसमें इसके प्रति यानी धर्म के प्रति विद्रोह नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आदमी बुद्धिमान होता है, मनुष्य तात्विक रूप से तात्विक अवस्था में आता है, उसका ज्ञान होता है, तो उसकी सोच बदल जाता है अपने आप। वह उस पर होने वाले प्रभुत्व को नकारने लगता है, इन सब चीज़ों का, अंधविश्वास पखंडवाद को। जब मनुष्य का विकास वैज्ञानिक अवस्था पर पहुंचता है तो वह प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसता है, ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती देता है, यानी कि ईश्वर को ही नकारने लगता है। ठीक है, आपके जो है इसी बात को ये जो आपके लेविस कोजर महोदय, जोनाथन टन्नन है, अगस्त काम के 3 हस्तों के नियम को आलोचना भी करते हैं, क्योंकि ये लोग धार्मिक रूप से इसकी मान्यता प्रदान करते हैं। इसलिए ये अगस्त काम महोदय के लेविस कोजर महोदय, जोनाथन टन्नर जो है आलोचना करते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहते हैं कि काम ने 3 अवस्थाओं के नियम मानसिक या आदर्शात्मक, कई बार ऐसा होता है कि मानसिक प्रगति तो हो जाती है लेकिन उसके समांतर सामाजिक प्रगति नहीं होती है। तो कांट के इस प्रकार जो है ये लोग उद्विकासवादी परंपरा के अनुरूप को, अर्थ को उद्विकासवादी विचारधारा के समर्थक जो लोग थे वो तो मानते हैं, लेकिन ये आलोचना के दृष्टि से नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ देता हूँ अपने तरफ से, एक ध्यान दीजिएगा। आपके इस समय दृष्टि IAS है, उसके जो संस्थापक हैं आपके डॉक्टर विकास दिव्यकृति, वो कहते हैं, उनके अनुसार, वो हिंदी साहित्यकार हैं, कहते हैं कि ईश्वर जो है अगर होगा भी, वो कहते हैं ईश्वर है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम, वो भी कहते हैं यही, और यही सत्य भी मुझे भी लगता है। ईश्वर है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर ईश्वर होगा भी तो ये जो हम कर्म करते हैं तो ईश्वर मेरे कर्मों का जो है तुलना करेगा, मेरे कर्मों का अध्ययन करेगा कि मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया है। उसी हिसाब से दंड की प्रक्रिया वो निर्धारित करेगा, अगर ईश्वर होगा। अगर ईश्वर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अगर ईश्वर भाई कोई दूसरे रूप में होगा तो फिर वो दूसरे रूप में अध्ययन करेगा, उसमें कुछ बातें नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला है आपका, विज्ञानों का सोपान। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं विज्ञानों का सोपान से, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, विज्ञानों को सोपान से। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बनते हैं। हिस्टोरिकल ऑफ द साइंस, ठीक है, ये हायरार्की ऑफ द साइंस, सॉरी फ्रेंड, हिस्टोरिकल नहीं, हायरार्की ऑफ द साइंस, विज्ञानों का सोपान। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसका। आइए, अगस्त काम्ट अपने जीवन के शुरुआत में सेंट साइमन से बहुत अधिक प्रभावित थे, ये बात तो सही है। आपको ये देखिए क्लास में बराबर मिल रहे हैं, अगस्त काम्ट की चर्चा हो रही है। और पॉजिटिव फिलॉसफी में काम्ट महोदय ने विज्ञानों का एक सोपान बनाया जिसमें प्राकृतिक विज्ञान को भी शामिल किया है। काम्ट क्या है, प्राकृतिक विज्ञान को भी इसमें शामिल किया है। किसी भी विज्ञान का उच्च